तो लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज दूसरे दिन भी जारी है। पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस आज और कल भी चलेगी। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही है। तो तस्वीरें आपको हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री राजभवन से जो है रवाना हुए सिग्नेचर बिल्डिंग के लिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जब वो सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचते यानी कि हेडक्वार्टर पहुंचते वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और फिर अमित शाह, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कल आपने देखा कि उन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल सुधार गृह के तौर पर जेल होनी चाहिए, ना कि किसी तरह की कोई हमें कहे कि विवाद हो, किसी तरह की कोई आपत्ति हो लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिकेशन गैप है, सारी समस्याओं की जड़, वो जरूर खत्म होना चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। और उधर मुजफ्फरनगर में आज आरएलडी की जनसभा है। जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर के बगरा में जनसभा का आयोजन होगा, तो वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे, अगर हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उस बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऋषभ, क्योंकि सभी की नजर है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, डीआईजी जो हो रहा है पूरा प्रोग्राम, अब क्या अपडेट्स आ रही हैं? देखिए, अब एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, मीडिया अंदर अलाउ नहीं है। हम जो सिग्नेचर बिल्डिंग है उसके बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंदर सेशन में शामिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर आज दिन भर में चर्चा परिचर्चा होगी, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि वामपंथी उग्रवाद के ऊपर आज बातचीत होगी, आतंकवाद की बात होगी, कोस्टल सिक्योरिटी की बात होगी, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की पर डिस्कशन होंगे, साइबर क्राइम पर होगा, डेटा गवर्नेंस पे होगा। और ये तो औपचारिक रूप से होंगे, ऑफिशियल सेशन होंगे जिसमें तय किया जाएगा, जो पहले से प्रेजेंटेशन लोग तैयार करके लाए होंगे वो दी जाएंगी। लेकिन एक बहुत अहम हिस्सा जो होने वाला है, जैसा हमेशा से भी बताया जाता है कि एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बाउंड्रीज़ को, तमाम जो हर्डल्स हैं उनको तोड़ के, जो पुलिस प्रमुख हैं तमाम राज्यों के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके साथ इनफॉर्मल अनौपचारिक बातचीत भी करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देश की इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, या सिक्योरिटी को चुनौती देने वाले कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए, पुलिसिंग को कैसे अपडेट करना चाहिए, तमाम ज़मीनी चीज़ों पर भी डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बहुत अहम मौका हो जाता है डीजीपीज़ के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुखिया के लिए, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जो ऑफिशियल डिस्कशन है उसमें भी रहते हैं और अनऑफिशियल भी तमाम बातें होती हैं। और लगता है शायद इसी के लिए आज रात का डिनर भी उन्होंने रखा है। सारे डीजीपीज़ के साथ खुद प्रधानमंत्री डिनर भी करेंगे, उस दौरान भी अनौपचारिक रूप से बातचीत हो सकती है। 9:15 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री कर गए हैं सिग्नेचर बिल्डिंग में। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी आ चुके हैं। तमाम चीज़ों की रूपरेखा तय हो चुकी है। अब चूँकि आयोजन इसका केंद्रीय एजेंसी आईबी करती है, तो तमाम जो चीज़ें हैं अंदर से, वो मीडिया की ब्रीफिंग कैसे करेंगे, वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे या नहीं करेंगे, वो आईबी तय करेगी। और होस्ट इसको उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। अब चूँकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर से भी हमले शुरू होंगे, जैसा अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही ऋषभ। और फिर उसी से एक सवाल जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं, और गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि जो जेल हैं हमारे, वो सुधार गृह के तौर पर होनी चाहिए, लेकिन कई बार विवादों में भी रहे हैं। जब हम स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमें माने कि कम से कम इस महामंथन के बाद कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी क्या उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर डीजी कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं, तो उसको लेकर अनौपचारिक रूप से भी और औपचारिक रूप से वो बताएंगे कि उनको डे टू डे पुलिसिंग में या जेलों के मेंटेनेंस में, जेलों की सिक्योरिटी या ओवरऑल देश की इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, माफ कीजिए। तो जो दिन भर मंथन चलेगा, जो तमाम सजेशंस आएंगे, डिस्कशंस के बाद जो तमाम चीज़ें निकल के आएंगी, तो देर शाम तक ये कन्फर्म होगा कि हाँ,
और इसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनकी ओर से कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है या आगे आने वाले समय में जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है वहां से जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष के ऊपर, उस निचोड़ के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक, आपसे अपडेट्स लेंगे ऋषभ। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात ये कि कल गृह मंत्री ने जो बातें कही, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। और जो जेलें हैं वो सुधार गृह के तौर पर रहनी चाहिए, यहाँ से कोई अगर आता है तो वो कुछ सीख के जाए, ये बहुत जरूरी है। और फिर हमारी इंटरनल सुरक्षा का विषय है, उग्रवाद की बात करें, तमाम ऐसे विषय जिन पर बातचीत हुई, क्या निकल कर आएगा इससे वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। लखीमपुर के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। 3 अक्टूबर को आपको याद होगा लखीमपुर में क्या हुआ था। प्रियंका गांधी कोई मौका नहीं छोड़ती लखीमपुर पूरे कांड का जिक्र करने में। लखीमपुर के किसान इंसाफ चाहते हैं, शहीद किसानों के परिजनों को इंसाफ मिले, लखीमपुर हिंसा की जांच निष्पक्ष हो, वो ये कह रही हैं। तो प्रियंका गांधी एक बार फिर से पत्र के जरिए सरकार पर सवाल उठा रही हैं। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। तो 3 कृषि कानून वापस ले जाने के बाद राकेश टिकैत गाजीपुर पहुंचे। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर बात कौन करेगा? सरकार के साथ बातचीत के बगैर आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। तो राकेश टिकैत कल ही ये बात साफ कर चुके थे उनके ट्वीट के जरिए, और अब वो फिर से ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो गारंटी चाहिए उस पर भी बात कर लीजिए। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं तस्वीरें, और मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, किसान नेता, उनसे जानेंगे और बात करेंगे क्योंकि कल के बाद से उनकी जो प्रतिक्रिया है, बेशक मुंबई से आई लेकिन गाजियाबाद अलग ही मिजाज रखता है। तो गाजियाबाद के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा सर, 1 साल एक लंबा समय, 12 दौर की वार्ता, और एकाएक आते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? नहीं, ठीक करा उन्होंने, वापसी ले लिया तो ठीक करा। तो किसान अब घर जा रहे हैं? ऐसे नहीं जाता किसान घर, ये तो एक तरफा होगा कि आपको दिखा दिया, डंडा दिखाया और आपको घर भेज दिया, सम्मान के साथ में, बातचीत के साथ में। और भी तो मसले बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसकी किससे बात करेंगे? लोग उसकी किससे बातचीत करेंगे? और एमएसपी की और जो बिजली, सारे सवाल है ना, सारे सवाल है। यानी पहले वार्ता होनी चाहिए। वार्ता होनी चाहिए। किस तरह की वार्ता? क्योंकि वार्ता तो पहले ही बार हो चुकी है, तो एकाएक आखिरकार लगता क्या है कि एकाएक ये कदम उठाया तो क्या स्टंट है ये? उन्होंने कानून वापसी ले लिया। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे आधे रेट में खरीद होती है किसानों की, उस पर गारंटी कानून बन जाए, वो एक बड़ा सवाल है। और आगे एक कमेटी बन जाए, जो कमेटी फिर और मामले होंगे, कमेटी बातचीत करती रहे। हमने तो पिछले 10 महीने से सब टीवी चैनल पर कहा कि बातचीत का एक रास्ता निकाल लो। ये कहते हैं कि किसान को इंसल्ट कर कर हम भेज दें, ठीक है, वो तो होगा नहीं। किसान अगर जाएगा तो सम्मान के साथ में जाना चाहता है वो भी। और जो 26 तारीख का आपका प्रोग्राम था, 29 तारीख का प्रोग्राम होंगे हमारे, सारे प्रोग्राम होंगे, यथावत वैसे रहेंगे, यही रहेंगे। 26 का रहेगा, और जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा आज, उसमें जो भी वो डिसीजन लेगा उसके साथ में काम करेंगे। किसान इस तरीके से नहीं जाएगा क्योंकि इंसल्ट करके किसान को यहाँ से भेजा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आज किसान मोर्चा की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल के आता है, और उसके बाद ही अगली रणनीति तय करने की बात राकेश टिकैत द्वारा कही जा रही है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण यह भी है कि किसान अब चर्चा और चुनाव दोनों के केंद्र में है। मुजफ्फरनगर में आज आरएलडी की जनसभा है, जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर के बघरा में जनसभा का आयोजन होगा दोपहर करीब 12 बजे। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी, ये जनसभा होने वाली है।
तो कल के फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने बिल वापस लेने पर कहा कि कानून वापस नहीं लेना चाहिए था। ये कृषि कानून किसानों के पैरों की बेड़ियां खोलने का काम कर रहे थे। इन्हें वापस लेकर किसानों के पैरों में फिर से बेड़ियां डाल दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि कृषि कानूनों का सरलीकरण करके किसानों के पैरों की बेड़ियों को दोबारा खोला जाए। किया जा रहा था, देश का बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मजबूरी में माननीय प्रधानमंत्री ने वो तीनों बिलों को वापस करने का जो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, तो वो वापस किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कायदा में किसानों के आज तक लगभग 2 वर्ष हो गए तीनों के बिल पास हुए, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी इन बिलों से किसी किसान का नुकसान नहीं हुआ। किसान बराबर अपनी मंडी में बेचे, चाहे अपने घर पर बेचे, चाहे अपने उत्तर प्रदेश के बाहर बेचे या देश के किसी कोने में बेचे। ये जो देश की आज़ादी के बाद में जो किसानों की बेड़ियां पड़ी थी, आज ये तीनों बिल फिर वापस हो गए, फिर बेड़ियों का काम करेंगे। मैं तो फिर प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, इनको सरलीकरण किया जाए और किसानों को जो बेड़ियां पड़ी हुई मंडी की जो बेड़ी है वो हटाई जाए। तो कुल मिलाकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको के साथ तेल रिफाइनरी और पेट्रो रसायन कारोबार में 20% हिस्सेदारी के प्रस्तावित सौदे के पुनर्मूल्यांकन की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों ने भारतीय फर्म के नए ऊर्जा कारोबार में प्रवेश के मद्देनजर प्रस्तावित निवेश का पुनर्मूल्यांकन करने पर सहमति जताई है। ये समझौता अगस्त 2019 में हुआ था। रिलायंस कंपनी ने कहा है कि अरामको का प्रस्तावित निवेश सिर्फ तेल रिफाइनिंग और पेट्रो रसायन कारोबार के लिए था, लेकिन अब रिलायंस ग्रीन ऊर्जा के कारोबार में भी है, जिसकी वजह से इस सौदे पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए उन्हें माफिया मुख्तार अंसारी का राजनीतिक शूटर बताया। कहा, ये लोग माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे राजनीतिक शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमें दे रखी है। 2022 में इन लोगों को हम शूट करके घर भेज देंगे। राजभर जो है अनिल राजभर बलुआ गंगा घाट पर देव दीपावली के मौके पर पहुंचे हुए थे। ओम प्रकाश राजभर ये मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बन रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने राजनीतिक शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमको दे रखी है। इन लोगों को 2022 में शूट करके घर पहुंचा देंगे। कई बार नेता अति उत्साह में अपनी बात रखने के लिए अजीब से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। एक छोटा ब्रेक ले रहे, कहीं मत जाइएगा।